1 लाख शरणार्थी। धर्मशाला की यात्रा हमने रात भर ट्रेन और मोटर से की। अपने काफिले के साथ मैंने 29 अप्रैल 1960 को मसूरी छोड़ा तथा अगले दिन पठानकोट एक्सप्रेस से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहुंचा। ट्रेन के बाद कार की यात्रा मुझे खूब याद है। सड़क मार्ग पर पहले घंटे की यात्रा के बाद दूर सफ़ेद चोटियां दिखने लगीं। हम सीधे उनकी तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में भारत के कुछ सबसे सुंदर गांव भी देखे। वृक्षों वाले हरे भरे खेत और हर कहीं रंग बिरंगे फूल। 3 घंटे बाद हम धर्मशाला के केंद्र में पहुंचे। यहाँ से हम लिमोजिन कार छोड़ जीप में सवार हुए तथा चौड़ी घाटी के ऊपर बसे गांव मैक्लोडगंज के अपने नए घर की तरफ रवाना हुए। खड़ी चढ़ाई रोंगटे खड़े कर देने वाली थी और मुझे लासा के आसपास की यात्रा याद आई, जहां सड़क किनारे खड़े होकर कई बार हजारों फुट नीचे देखा जा सकता है। मैक्लोडगंज पहुंचकर देखा कि सुनहरे अक्षरों में स्वागतम लिखा बांस का नया दरवाजा हमारे लिए बना है। यहाँ से सिर्फ 1 मील आगे था मेरा नया घर, स्वर्ग आश्रम, जो पहले हाईक्रॉफ्ट हाउस कहलाता था तथा जिसमें ब्रिटिश राज में डिवीजनल कमिश्नर रहता था। जंगल के बीच छोटे घरों से घिरा छोटा सा घर था। इनमें से एक घर हमारी एक रसोई था। 3 और घर मेरे कर्मचारियों के लिए मांगे गए थे। इसमें विस्तार की काफ़ी संभावनाएं थीं, हालांकि जितनी जगह में रहने के हम अभ्यस्त थे यह उससे कम थी, तो भी मैं आसानमंद था कि चलो अब यहाँ बस तो सकते हैं। रात देर गए हम पहुँचे थे, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं देख पाया, मगर अगली सुबह जागा तो एक पक्षी की आवाज़ सुनी। बाद में पता लगा कि यह तो इस जगह की विशिष्टता है। मानो पक्षी कह रहा हो, काराचोक काराचोक। मैंने खिड़की से झांका कि देखूं आवाज कहाँ से आ रही है, मगर पक्षी नहीं दिखा। इसके बजाय भव्य पहाड़ों ने मेरी निगाहों का स्वागत किया। कुल मिलाकर धर्मशाला हमें अच्छा लगा, मगर मैंने पाया कि कुंदेली को मसूरी के दूध का स्वाद पुनः अच्छा लगा और कई साल बाद वह दोबारा वहां चला गया। इस धर्मशाला क्षेत्र की एकमात्र वास्तविक दिक्कत इसकी बरसात है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक है। शुरू में तो यहाँ 100 से भी कम तिब्बती थे, मगर आज यहाँ शरणार्थियों की संख्या 5000 से ऊपर पहुँच चुकी है। सिर्फ 1 या 2 बार ही हमने यहाँ से जाने पर गंभीरता से विचार किया था। पिछली बार तो तब जब तेज भूकंप ने कई इमारतों को नुकसान पहुँचाया था। लोग कहने लगे कि यहाँ रहना खतरनाक है। इस क्षेत्र में भूगर्भीय हलचल होती तो है, मगर बहुत मामूली। पिछली गंभीर गड़बड़ 1905 में हुई थी, जब यह अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन आरामगाह होती थी। उस मौके पर उनकी चर्च की मीनार टूट गई थी। इसलिए यह मान लेना ही ठीक है कि बड़े पैमाने पर झटके कभी कभार ही लगते हैं। और फिर यूं भी कई व्यावहारिक कारणों से यहाँ से चले जाना मुश्किल ही था। बिरला हाउस की तरह इस नए घर में भी मैं अपनी माँ के साथ रहा। मुझे उपहार में 2 लासा आपसो कुत्ते दिए गए थे, वे भी मेरे साथ रहे। ये पशु हर किसी के लिए मनोरंजन का निरंतर स्रोत थे। उन दोनों के गुण भी बड़े खास थे। इनमें से बड़े को सांगे कहा जाता। मैं कई बार सोचता कि वह पिछले जन्म में शायद कोई भिक्षु रहा होगा, और भिक्षु भी वैसा जो तिब्बत में भूखमरी से मरा हो। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि वह एक तरफ तो विपरीत लिंग में कोई रुचि नहीं रखता था और दूसरी तरफ भोजन के मामले में बड़ा उत्साही था। जब पेट भर खा चुका हो तब भी अगर और मिल जाए तो वह भी खा लेता। इसके अलावा वह मेरा बेहद वफादार भी था। दूसरा कुत्ता ताशी उससे बिल्कुल अलग था। छोटा होने के बावजूद भी वह उन दोनों में ज़्यादा बहादुर था। यह मुझे एवरेस्ट पर्वतारोही तेंजिन नोर्गे ने भेंट किया था। हो सकता है इसका कोई असर हो। मुझे एक बार की याद आती है जब वह बीमार हुआ था और उसे टीके लगाने पड़े। पहला टीका लगने के बाद वह बहुत डर गया, इसलिए बाद में टीका देते वक्त उसे 2 आदमियों द्वारा पकड़ना पड़ता। इस दौरान ताशी भौंकता गुर्राता रहता और टीका देने वाले को काम पूरा करते ही घर से भागना पड़ता। उसके जाने के बाद ही उस कुत्ते को छोड़ने में भलाई थी, क्योंकि बाद में वह उस बेचारे को ढूंढने के लिए सूंघता फिरता। वह भयानक दिखता था, लेकिन इसके काटने से उसका भौंकना और भी बदतर था। उसके जबड़े एक दूसरे पर इस तरह चढ़ जाते थे कि वो किसी चीज़ में अपने दांत गड़ा नहीं पाता था। जब मैं धर्मशाला गया तो हमारे साथ भारत सरकार के
संपर्क अधिकारी श्री नैयर तथा भारतीय सेना के कई अंगरक्षक थे। मेरे नैयर के साथ मधुर संबंध थे। नैयर ने मुझे अंग्रेजी सिखाने का प्रस्ताव किया। इसका महत्व समझते हुए मैंने तेंजिन चोग्याल को पहले ही दार्जिलिंग के अंग्रेजी स्कूल नॉर्थ पॉइंट में भेज दिया था और मसूरी में रहते अंग्रेजी भाषा के पाठों के अभ्यास शुरू कर दिया था। भारत सरकार ने बड़ी उदारतापूर्वक मुझे हफ्ते में 2 या 3 बार पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक उपलब्ध करा दिया था, लेकिन उस समय विद्यार्थी होने में मेरी रुचि नहीं थी और मैं बचने के बहाने खोज लेता, इसलिए मैं कुछ ज्यादा सीख न सका। यद्यपि अपने नए संपर्क अधिकारी के साथ काम करने में मुझे आनंद आता और उसकी दीक्षा में मैंने खूब सीखा भी, लेकिन वह जब मुझे ढेर सा लिखने का काम देता तो मेरा हौसला पस्त हो जाता। जब 2 वर्ष बाद उसका कहीं और तबादला हो गया तो मुझे दुख हुआ। उसके बाद से मैंने अंग्रेजी की औपचारिक पढ़ाई बहुत कम की। कुछ तिब्बतियों समेत विभिन्न लोगों ने मुझे सिखाया, लेकिन मुझे आज भी नहीं लगता कि अंग्रेजी पर मेरा अधिकार उससे बेहतर है जो 25 साल पहले था। जब मैं कभी विदेश जाता हूँ तो मुझे ये बात दर्दनाक ढंग से सालती है। मैं कई बार बड़ी गलतियां करके झुंझला जाता हूं और मुझे खेद होता है कि जब अवसर था तो उस समय कड़ी मेहनत नहीं की। धर्मशाला के उन शुरुआती वर्षों में अंग्रेजी सीखने के अलावा मैंने खुद को धार्मिक अध्ययन को भी पुनः समर्पित कर दिया। मैंने उन तिब्बती ग्रंथों को पुनः पढ़ना शुरू किया जो मैंने अपनी किशोरावस्था में पढ़े थे। साथ ही मैंने निर्वासन में आए विभिन्न संप्रदायों के आध्यात्मिक गुरुओं से भी ज्ञान लेना शुरू किया। और यद्यपि बोधिचित्त सभी चेतन प्राणियों के लाभ के लिए बुद्धत्व प्राप्त करने की आकांक्षा को प्राप्त कर लेना अभी भी काफी दूर प्रतीत होता था, मगर मुझे लगने लगा कि अब काम करने की कोई बाध्यता नहीं रह गई है। यह विचार मुझे नहीं भाया तथा मैंने खूब काम करना शुरू कर दिया। दुर्भाग्यवश समय की कमी इस क्षेत्र में शीघ्र ही बड़ी बाधा बन गई, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि अब तक मैंने जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया है वह उसी अनुपात से है जितना प्रयत्न मैं इसमें कर सका। धर्मशाला पहुँचने के एक पखवाड़े के भीतर मैंने तिब्बती शरणार्थी बच्चों के लिए पहली नर्सरी खुलवा दी थी। ये नर्सरी उस भवन में बनी जो पहले परित्यक्त था तथा जिसे भारत सरकार ने नए आ रहे शरणार्थियों के अनाथ बच्चों को रखने के लिए किराए पर लिया था। मैंने इसे चलाने के लिए अपनी बड़ी बहन सेरिंग दोलमा को नियुक्त किया। पहली बार जब 50 का जत्था आया तो जगह काफ़ी नहीं थी, लेकिन वे अपने बाद में आने वालों के मुकाबले तो बहुत सुविधा से रहे, क्योंकि साल के अंत तक उनकी गिनती 10 गुना बढ़ गई थी और ये थमने का नाम नहीं ले रही थी। एक बार तो 120 बच्चे एक ही कमरे में रहे। 5 या 6 बच्चों को एक बिस्तर पर आड़े सोना पड़ता ताकि पूरे आ जाएं। यद्यपि स्थिति बड़ी कठिन थी, लेकिन मैं जब भी अपनी बहन और उसके नए विस्तारित परिवार को देखने जाता, खुश हुए बिना न रह पाता, क्योंकि ये अनाथ और निराश्रित बच्चे हंसी खुशी से इतने भरपूर थे कि लगता था कि वे अपने कष्टों को मजाक में उड़ा देते हैं। मेरी बहन बहुत अच्छी नेता साबित हुई जो कभी हताश न होती। वह हट्टी कट्टी और बहुत अनुशासित थी, जिसने परिवार का गुस्सा पूरी तरह विरासत में पाया था। वह उदारमन थी और हंसमुख थी। उस कठिन समय में उसका योगदान अमूल्य था। एक साधारण ग्रामीण लड़की की तरह उसकी भी शिक्षा नहीं हुई थी और उसका ज्यादातर समय घरेलू कामों में मां का हाथ बटाते बीता था। मेहनत करने की क्षमता उसमें खूब थी। ये गुण और निर्भीक स्वभाव दोनों ने मिलकर उसे बहुत अच्छा नेता बना दिया था। यद्यपि यह शीघ्र ही साफ हो गया कि इन अनाथों का काम चलाने के लिए न तो हमारे पास और न भारत सरकार के पास ही पर्याप्त साधन है, इसलिए मैंने निष्कर्ष निकाला कि यदि संभव हो सके तो उनमें से कुछ को समुद्र पार गोद दिया जाना जरूरी है। इसलिए मैंने अपने एक स्विस दोस्त डा ऐशमेन से संपर्क कर इसकी संभावनाओं का पता लगाने को कहा। स्विट्जरलैंड इसलिए भी मुझे आदर्श जगह लगती थी कि यह बेहतर संचार साधनों वाला एक छोटा सा देश है और इसके पहाड़ों की खूबी यह है कि घर की याद आती रहे। स्विस सरकार शुरू से ही सहयोगी रही तथा उसने कहा कि वह 200 बच्चे तुरंत लेने को तैयार है। इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने को सहमत थी कि बच्चे साधारण स्विस परिवारों में गोद दिए जाने के बावजूद यथासंभव अपनी अद्वितीय तिब्बती संस्कृति व पहचान बनाए रख सकें।
बच्चों के इस जत्थे के बाद और जत्थे गए और बाद में तो ऐसी योजना भी बनी कि न केवल कुछ बड़े विद्यार्थी वहां पढ़े बल्कि 1000 वयस्क शरणार्थी भी स्विट्जरलैंड में बसाए जाएं। हमारी स्थिति सुधरने पर स्विट्जरलैंड की उदारता की जरूरत न रही, लेकिन मेरी जनता के लिए इतना कुछ करने के लिए मैं उनका अत्यंत आभारी हूँ। धर्मशाला पहुंचने के शीघ्र बाद में इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स के कुछ सदस्यों के साथ व्यक्तिगत संपर्क में आया जिनके पिछले साल के काम ने हमें काफ़ी हौसला दिया था। उन्होंने मुझे कमीशन की लीगल इंक्वायरी कमेटी के सामने गवाही देने के लिए बुलाया। कमीशन की रिपोर्ट अगस्त 1960 में प्रकाशित हुई जो एक बार फिर न्यायविदों द्वारा तिब्बती दृष्टिकोण की पुष्टि करती थी। इसने कहा कि चीन ने मानवाधिकारों की विश्व घोषणा की 16 धाराओं का उल्लंघन किया है और वह तिब्बत में नरसंहार का दोषी है। उन्होंने कुछ अत्याचारों का भी विवरण दिया जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ। कमीशन के साथ विचार विमर्श में मैंने एक बड़ी काम की बात सीखी। इसका एक सदस्य जो मेरे ख्याल में अंग्रेज था, पूछने लगा कि क्या हम में से कोई पीकिंग रेडियो के प्रसारण भी सुनता है। मैंने कहा नहीं, कोई नहीं। इस बात से उसे थोड़ा धक्का सा लगा और फिर उसने इस बात की आवश्यकता को कुछ विस्तार से समझाया कि हमें उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। ये भी हमारे कपट की कमी थी जो ऐसी बात हमारे ध्यान में नहीं आई। हमारे लिए पीकिंग रेडियो झूठ और दुष्प्रचार के सिवा कुछ न करता था। चीनियों के दिमाग में क्या चल रहा है ये जानने के लिए इसे सुनने का हमें कोई फायदा न नजर आता था। मुझे इसे सुनने का तर्क समझ में आ गया था, इसलिए मैंने तुरंत काशाग को प्रसारण सुनने के लिए एक दल बनाने को कहा जिसके उत्तराधिकारी आज भी यह काम कर रहे हैं। पूरे 1960 में मैं तिब्बती प्रशासन में सुधार लाने के लिए लगा रहा तथा काशाग व अन्य के साथ मिलकर इसे प्रजातांत्रिक बनाने की जटिल प्रक्रिया शुरू की। 2 सितंबर को मैंने कमीशन ऑफ तिब्बतन पीपुल्स डिप्टीज का श्रीगणेश किया। सरकार की उच्चतम वैधानिक संस्था की सदस्यता तिब्बत के 3 क्षेत्रों ऊ तसांग, आमदो व खम के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए खुली थी। इसी तरह तिब्बती बौद्ध धर्म की हर मुख्य परंपरा के लिए सीट थी। बाद में पुराने बोन धर्म के अनुयायियों को भी शामिल किया गया। कमीशन, जो अब असेंबली ऑफ तिब्बतन पीपुल्स डेप्यूटीज या भयो मीमांग चेतुई लहेनखांग के नाम से जानी जाती है, बहुत कुछ संसद के सदन की तरह कार्य करती है। इसके सदस्य काशाग व विभिन्न विभागों के सचिवों से लेखांत से विमर्श के लिए महीने में एक बार मिलते हैं। विशेष अवसरों पर पूर्ण नेशनल वर्किंग कमेटी या ग्युनले मिलती है जिसमें सभी विभागों के सचिव और मंत्रिमंडल काशाग के सदस्य भी होते हैं। आजकल काशाग के सदस्यों में नियुक्त नहीं करता बल्कि वे चुने जाते हैं। पीपुल्स डेप्यूटीज जो भी पारित कर दे उसे क्रियान्वित किया जाना जरूरी होता है। शुरू में यह नई व्यवस्था बहुत संतोषजनक नहीं थी। चूंकि ये परिवर्तन तिब्बतियों के लिए बहुत ज्यादा थे, इसलिए कुछ लोगों ने ये भी कहा कि धर्मशाला में सरकार सच्चे समाजवाद का पालन कर रही थी। 3 दशकों बाद कई समस्याएं अभी भी हमारे सामने हैं, लेकिन स्थितियां लगातार बदलती और सुधरती रही हैं। यकीनन ही हम चीन के हमारे भाइयों और बहनों से बहुत आगे हैं जो हमसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसके लिखे जाने के समय निर्वासन में तिब्बती सरकार लोकतंत्र को और ज्यादा उन्नत करने के लिए नए कदम लागू करने की प्रक्रिया में लगी है। निर्वासन में आए हुए कुछ पुराने कर्मचारियों को ये परिवर्तन मानने में शुरू में बड़ी दिक्कत हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता समझी और इसके लिए बड़े उत्साह से कड़ी मेहनत की। मैं उन्हें बड़े प्रेम से याद रखूंगा। शुरुआती वर्षों में मैं तो कुछ स्तर तक सुविधा से रह सका, लेकिन अधिकतर सरकारी कर्मचारियों के लिए स्थिति ऐसी बिल्कुल न थी। उनमें से कुछ को बहुत वृद्ध होने के बावजूद बड़ी खराब हालत में रहना पड़ा। उदाहरण के लिए कुछ ने गायों के छप्परों में आश्रय लिया। भले ही तिब्बत में उम्र भर वे बहुत अच्छी तरह रहे थे, मगर इन छप्परों में भी वे खुशी से बिना शिकवा शिकायत रहे। मैं जिस दिशा में बढ़ रहा था उससे यदि कोई अपनी रूढ़ी के कारण मन ही मन असहमत भी था, तो भी उन कठिन दिनों में थोड़ा बहुत योगदान हरेक ने दिया। कठिनाइयों का मुकाबला उन्होंने मिलजुल कर किया तथा व्यक्तिगत लाभ की परवाह किए बिना हमारी जनता की बिखरी जिंदगी के पुनर्निर्माण के लिए जी तोड़ कोशिश की। उन दिनों उनका वेतन
₹75 या 3 पौंड प्रतिमाह से ज्यादा न था। हालांकि अपनी शिक्षा के बूते वह स्वयं के लिए इससे ज्यादा कहीं भी कमा सकते थे। उस समय प्रशासन चलाना आसान नहीं था। लोगों में व्यक्तिगत मतभेद तथा काफी मात्रा में छोटे मोटे झगड़े आम बातें थीं। लेकिन कुल मिलाकर प्रत्येक ने अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए उत्साह से व निस्वार्थ रूप से किया। शुरू से ही मेरा दूसरा मुख्य काम था हमारे धर्म का संरक्षण करना व इसे बनाए रखना। मैं जानता था कि इसके बिना हमारी संस्कृति के स्रोत सूख जाएंगे। भारत सरकार पहले पहल भूटानी सीमा के निकट बक्सा द्वार के पुराने युद्ध बंदी कैंप में 300 भिक्षुओं का विद्वान समुदाय बनाने का खर्च उठाने पर सहमत हो गई। लेकिन ये समझाने पर कि बुद्धत्व उच्च दर्जे की विद्वत्ता पर निर्भर करता है, हम अंततः उन्हें सभी प्रथाओं के 1500 भिक्षुओं तक का खर्च उठाने पर सहायता करने में सफल हो गए। इनमें निर्वासन में आए 6000 के लगभग भिक्षुओं में से सबसे छोटे तथा सर्वाधिक योग्य भिक्षु थे और इतने ही जीवित बच सके अनुभवी अध्यापक शामिल थे। दुर्भाग्य से बक्सा द्वार में हालात बड़े बुरे रहे। जलवायु बहुत गर्म तथा आर्द्र थी तो बीमारियां फैली हुई थीं। भोजन राशन दूर से भेजे जाने से समस्या और भी बढ़ गई। जब वे पहुंचते तब उनमें से कई की हालत बहुत खराब थी। कुछ ही महीनों में सैकड़ों भिक्षुओं को तपेदिक हो गई। तो भी कहीं और ले जाए जाने तक वे कड़ा श्रम व अध्ययन करते रहे। मुझे अफसोस है कि मैं वहां न जा पाया, मगर मैंने पत्रों तथा टेप किए संदेशों से उनका हौसला बनाए रखने की कोशिश की। आखिरकार इससे फायदा हुआ, क्योंकि भले ही यह शिविर अपनी भयावह समस्याओं से कभी उबर न पाया तो भी वहां बचे भिक्षु एक शानदार धार्मिक समुदाय के केंद्र बन गए। उन शुरुआती वर्षों में सबसे बड़ी जिस एक कठिनाई का सामना करना पड़ा वह थी पैसे की कमी। हमारे शैक्षणिक और पुनर्वास के कार्यक्रमों के लिए यह कोई बाधा नहीं थी। भारत सरकार व समुद्र पार की विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं ने उदारता पूर्वक कई परियोजनाओं हेतु धन दिया, लेकिन मैंने प्रशासन जैसी चीज के लिए पैसा मांगना उचित नहीं समझा। ₹2 प्रति व्यक्ति प्रति मास का स्वैच्छिक आजादी कर लगने व वेतनिक श्रमिकों के लिए मासिक वेतन के 2% स्वैच्छिक कर से इकट्ठा हुआ धन पर्याप्त नहीं था। उम्मीद की किरण वह खजाना था जो केनराप तेंजिन ने दूरदर्शिता पूर्वक 1950 में ही सिक्किम में जमा करा दिया था। यह अभी भी वही था। शुरू में तो मैं ये खजाना सीधे भारत सरकार को बेचने की सोच रहा था, जिसका प्रस्ताव स्वयं नेहरू जी ने किया था। लेकिन मेरे सलाहकार इस बात पर दृढ़ थे कि इसे खुले बाजार में बेचा जाए। उन्हें विश्वास था कि इससे कुछ ज्यादा कीमत मिलेगी। आखिरकार यह कलकत्ता में बेचा गया, जहां इससे उस समय $80 लाख के बराबर राशि मिली। मेरे विचार से यह बहुत था। इस राशि से कई उद्योगों में पैसा लगाया गया। लोहे के पाइप बनाने का संयंत्र तथा पेपर मिल से जुड़ा व्यवसाय इत्यादि वे काम धंधे थे जिनके बारे में माना जाता था कि निश्चित लाभ मिलेगा। दुर्भाग्य से हमारी बहुमूल्य पूंजी के उपयोग के प्रयास जल्द ही बेकार हो गए। बड़े दुख की बात है कि बहुत से लोग हमारी सहायता करने का दिखावा करके हमें चपत लगा गए। ऐसा लगता है कि उन्हें हमसे ज्यादा अपनी पड़ी थी और हम ज्यादातर धन खो बैठे। चिकियाब कैंपों की योजना बेकार हो गई। कुल पूंजी के 8वें हिस्से से कम राशि को ही हम बचा पाए, जिससे 1964 में एक ट्रस्ट बनी जो बाद में परम पावन दलाई लामा की चैरिटेबल ट्रस्ट कहलाई। इस सारे प्रकरण में जो कुछ गलत हुआ उसका मुझे खेद नहीं है। पूरे प्रकरण में ये स्पष्ट है कि यह खजाना तिब्बत की सारी जनता का था, न कि सिर्फ निर्वास में मुट्ठी भर लोगों का। सिर्फ हमारा ही इस पर अधिकार नहीं था। मुझे लिंग रिम्पोछे का उदाहरण याद आया, जिन्होंने लासा से रवाना होने वाली रात को अपनी प्रिय घड़ी वहीं छोड़ी दी थी। उन्होंने महसूस किया था कि निर्वासन में जाने से इस पर उनका अधिकार नहीं रहा। मैं अब देखता हूँ कि वह सही दृष्टिकोण था। रही बात मेरे व्यक्तिगत धन की, तो जहाँ पहले दलाई लामा के वित्तीय मामले संभालने वाले 2 पद होते थे, तो 1959 के बाद सिर्फ एक रखा गया। यह एक निजी ऑफिस है जिसमें मेरी आय व्यय तथा मेरा भत्ता, जो कि भारत सरकार द्वारा आज भी बिना बदले ₹20 प्रतिदिन यानी डॉलर से थोड़ा ज्यादा तथा पौंड से काफी कम के हिसाब से दिया जा रहा, शामिल है। सैद्धांतिक रूप से यह मुझे भोजन वस्त्र का खर्च मिलता है।
मुझे पहले की तरह अब भी पैसे का प्रत्यक्ष कुछ नहीं करना होता। यह शायद ठीक भी है क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा खुला है। मुझे साथ ही अपने बचपन से ये भी पता है कि मैं एक एक कौड़ी को भी दांत से पकड़ सकता हूँ। मैं निर्देश दे सकता हूँ कि जो धन मुझे व्यक्तिगत रूप से मिले उसे कैसे खर्च किया जाए। नोबेल शांति पुरस्कार का ही उदाहरण ले लीजिए। धर्मशाला में मुझे पहली गर्मियों में फुर्सत के कुछ पल मिले और मैंने शाम को बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया। तब मैं अक्सर भिक्षुओं के वस्त्र नहीं पहनता था। तब सर्दियों में जो बड़ी सख्त थी, हम बर्फ में खेलने का आनंद लेते रहे। मेरी बड़ी बहन और माँ अपनी उम्र के बावजूद स्नोबॉल फाइटिंग में उत्साह से भाग लेती थीं। एक थोड़ा गंभीर किस्म का मन बहलाव था नज़दीकी धौलाधार श्रृंखलाओं में ट्रैकिंग का, जिसकी सबसे ऊंची पहाड़ी कोई 17,000 फुट से भी ऊंची होगी। पहाड़ों से मुझे हमेशा लगाव रहा है। एक बार मैं अपने अंगरक्षकों की टोली समेत एक ऊंची पहाड़ी पर जा चढ़ा। वहां पहुंचते पहुंचते हम बहुत थक चुके थे, इसलिए मैंने सुझाव दिया कि क्यों न आराम कर लिया जाए। जब हम हौंफते हुए पहाड़ों की सुंदरता निहार रहे थे तो मैंने देखा कि कुछ दूरी से हमें एक छोटा, काला पहाड़ी आदमी देखे जा रहा है। वो कुछ पल हमें घूरता रहा और फिर एक लकड़ी के छोटे टुकड़े जैसी चीज पर बैठा तथा पहाड़ के एक तरफ तेजी से फिसलकर नीचे उतरने लगा। एक पल में ही वह हजारों फुट नीचे पहुंच गया और मैं ठगा सा देखता रहा। मैंने सुझाव रखा कि आओ हम भी ऐसे ही उतरें। किसी ने रस्सी ढूंढ निकाली और हम सभी ने आपस में एक दूसरे को बांध लिया। तब हम सभी लकड़ी या समतल पत्थर पर बैठे और वही किया जो हमारे उस चुप्पे दोस्त ने किया था। मजा तो बहुत आया मगर खतरा भी खूब था। हम बर्फ में रगड़ खाते, एक दूसरे से टकराते, उछलते जा रहे थे। सौभाग्य से कोई घायल नहीं हुआ, मगर उसके बाद मेरे अनुचर ऐसे जोखिमों से कतराने लगे। उसके बाद मैं जब कभी नए भ्रमण की घोषणा करता तो मेरे अंगरक्षक कतराते फिरते। इन्हीं फुर्सत के दिनों में मैंने एक अंग्रेज लेखक डेविड हावर्थ के साथ एक पुस्तक माई लैंड एंड माई पीपुल, मेरी धरती मेरे लोग पर काम किया, जिसमें मैंने अपनी जिंदगी का पहली बार विवरण दिया। 1961 में सरकार ने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ तिब्बत की रूपरेखा प्रकाशित किया। तिब्बती जनता के सभी सदस्यों को इस पर टिप्पणियां तथा आलोचनाएं करने के लिए न्योता दिया गया। मुख्यतया उन्होंने दलाई लामा के पद से जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद का हवाला दिया। धर्मतंत्र से दूर जाकर पूर्ण लोकतंत्र हासिल करने के लिए मैंने ये प्रबंध किया था कि नेशनल असेंबली अपने 2/3 मत से किसी भी अधिकारी को हटा सकेगी। दुर्भाग्य से इस विचार पर कि दलाई लामा को हटाया जा सकेगा, कई तिब्बती लोगों को गुस्सा आ गया। मुझे समझाना पड़ा कि प्रजातंत्र तो बौद्ध सिद्धांतों के अनुसार ही है। तब अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए यह अनुच्छेद मैंने बना रहने दिया था। उस वर्ष में शुरुआती दौर में मैं सड़कों पर काम कर रहे तिब्बतियों से मिला। साथ ही बालकुप्पे क्षेत्र की भी पहली यात्रा की। पहुंचने पर उन लोगों को मैंने काला व दुबला पतला पाया। मुझे उनके निराशावादी होने का कारण समझ में आ गया। कैंप के नाम पर जंगल के किनारे कुछ तंबू थे और हालांकि देहात उतने ही सुंदर थे जैसे मैंने तीर्थ यात्रा के दौरान देखे थे, मगर जमीन से कोई बहुत ज्यादा आशा नहीं थी। इसके अलावा वहां जलते कचरे की गर्मी धूप की गर्मी से मिलकर कहर ढा रही थी। उन्होंने बांस की दीवारों व कैनवस की छत का विशेष तंबू मेरे लिए बना दिया। ये लाख अच्छा था, मगर सफाई अभियान से उठ रही धूल अंदर न आए, इसकी इसमें कोई व्यवस्था नहीं थी। रोजाना आकाश में कालिख व गर्द छाई रहती। रात को ये धीरे धीरे नीचे बैठती और हर जगह कालिख ही कालिख दिखती। इन्हीं चीजों से तो उनका मनोबल गिरा हुआ था। फिर भी कोई ऐसी बात थी जो मैं इन दोस्तों का हौसला बढ़ा सका। मैंने उनसे कहा कि हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना तथा हालांकि खुद विश्वास न था तो भी उन्हें आश्वस्त कर रहा था कि हम कामयाब होंगे। तकदीर की बात की उन्होंने मेरी हर बात का विश्वास कर लिया और धीरे धीरे उनकी तकदीर संवर गई। भारत के कई राज्यों की उदारता के कारण 60 के दशक में हम 20 से ज्यादा बस्तियां बना सके और लोगों को सड़क से हटाकर इनमें ले गए। इसलिए वर्तमान 1 लाख से ऊपर शरणार्थियों में कुछ 100 शरणार्थी ही बचे हैं जो अभी भी सड़क किनारे बने शिविरों में गुजारा कर रहे हैं। और यह सब वे अपनी इच्छा से कर रहे हैं।
हमें मिली जमीन आधी से ज्यादा दक्षिणी भारत में स्थित है, जहां जलवायु उत्तर के बजाय बहुत गर्म है। इसलिए मैंने नियम बनाया था कि शुरू में हट्टे कट्टे लोग ही वहां भेजे जाएं। तो भी लू व गर्मी से मृत्यु का आंकड़ा इतना अधिक था कि कभी कभार मैं सोचता कि उन गर्म प्रदेशों में जगह स्वीकार करके मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं की। तो भी मुझे यकीन था कि आखिरकार मेरी जनता खुद को जरूरत के अनुसार ढाल लेगी। जिस तरह वे मुझमें विश्वास करते थे उसी तरह मेरी भी उनमें आस्था थी। जब कभी मैंने इन शिविरों का दौरा किया, अक्सर मुझे शरणार्थियों को तसल्ली देनी पड़ी। घर से इतना दूर जहां न बर्फ दिखाई दे और न पहाड़, कितना मुश्किल है सहन करना। मैंने उनके दिमाग की स्लेट से ये बातें पोंछनी चाहिए हैं। मैं उन्हें कहता हूँ कि तिब्बत का भविष्य हम शरणार्थियों पर निर्भर करता है। यदि हम अपनी संस्कृति तथा जीवन के तौर तरीके बचाए रखना चाहते हैं तो इसका एकमात्र रास्ता मजबूत समुदायों के निर्माण से ही है। मैंने शिक्षा के महत्व तथा शादी जैसी व्यवस्था के अर्थ पर भी उनसे बात की है। यद्यपि किसी भिक्षु के लिए ये सलाह देना जचता नहीं, मगर मैंने महिलाओं को बताया है कि जहाँ तक संभव हो वे तिब्बती पुरुषों से ही शादी करें ताकि होने वाले बच्चे भी तिब्बती हों। बसाने का अधिकतर काम 1960 और 1965 के बीच हुआ। इस अवधि में मैं इन सभी बस्तियों में जितनी बार संभव हुआ गया। हालांकि असफलता का विचार कभी में पास नहीं फटकने देता, लेकिन ऐसे भी पल आए हैं जब हमें हमारी समस्याएं अविजयी प्रतीत हुई। उदाहरण के लिए बसने वालों का 500 का पहला जत्था महाराष्ट्र के भंडारा में गर्मी शुरू होने से पहले बसंत में गया था। कुछ ही हफ्तों में 100 यानी 5वां हिस्सा लोग गर्मी से मर गए। जब मैं पहली बार उनसे मिलने गया तो वे आंखों में आंसू लिए आए और किसी ठंडी जगह पर भेजे जाने की प्रार्थना करने लगे। मैं कुछ नहीं कर पाया सिवा इसके कि उन्हें ये समझाऊं कि वे गलत वक्त में आए थे और बुरा वक्त यकीनन ही बीत चुका है। उन्हें यहाँ के निवासियों के तौर तरीके अपनाने चाहिए और देखें कि स्थिति से कैसे जूझ सकते हैं। मैंने उनसे 1 साल कोशिश करने को कहा। यदि वे 1 साल में इस जगह नहीं बस पाते तो अगली सर्दी में आकर और कहीं बसाने की बात करूंगा। और ऐसा हुआ कि उसके बाद सब ठीक हो गया। 12 महीने बाद जब मैं गया तो वे समृद्ध होने शुरू हो गए थे। जब मैं कैंप लीडरों से मिला तो मैंने कहा, तो तुम सबकी जान तो नहीं निकली? वे हंसने लगे और बोले कि सब वैसा ही हुआ जैसा आपने कहा था। हालांकि यह बात जोड़ दूं कि यह समुदाय उसके बाद बहुत सफल रहा, लेकिन गर्मी की समस्या के कारण 700 से ज्यादा लोग यहाँ नहीं आ पाए। जैसा कि बालकुप्पे में हमें 3000 एकड़ जमीन 1 एकड़ प्रति व्यक्ति दी गई थी, लेकिन कम ही लोग पहुँचे, इसलिए बाकी 2300 एकड़ जमीन हमें लौटानी पड़ी। वह जमीन अन्य शरणार्थियों को दे दी गई। हालांकि वे भी लंबे समय तक वहां नहीं टिके। इन पुनर्वास प्रोग्रामों की बड़ी दिक्कत तो ये थी कि कुछ समस्याओं के उठ खड़ा होने से पहले ही हमें उनका अंदेशा हो गया था, लेकिन कुछ एक ऐसी भी थी जो बिना बताए। एक स्थान पर जंगली सुअरों तथा हाथियों के भटक आने से खूब दिक्कत हुई। उन्होंने न केवल फसलें ही उजाड़ी बल्कि उन्होंने कई झोपड़ियों को गिराया, लोगों को कुचला और कई जानें ले लीं। मुझे वहां रह रहे एक वृद्ध लामा की याद आती है जिसने उन लोगों के बचाव के लिए मुझसे प्रार्थना करने को कहा, लेकिन वह संस्कृत का शब्द हाथी प्रयोग कर रहा था। इसका शाब्दिक अर्थ बहुमूल्य प्राणी तथा इसका संदर्भ पौराणिक हाथियों से है जो करुणा के प्रतीक हैं। मुझे ठीक से पता है कि उसका अर्थ क्या था, मगर इस तरह प्रयुक्त किए जा रहे शब्द को सुनकर मैं हैरान रह गया। मेरा ख्याल है कि भिक्षु ने असली हाथी के हितैषी प्राणी होने की उम्मीद की होगी। यूं हुआ कि कई साल बाद स्विट्जरलैंड की यात्रा के दौरान मैं एक फार्म के निरीक्षण पर गया जहां मुझे बिजली की बाड़ दिखाई गई। मेरा गाइड चौंका जब मैंने पूछा कि क्या ये बाड़ हाथियों को रोक सकती है। उसने कहा, बेशक, यदि वोल्टेज काफी हो तो। इसलिए मैंने इस आशय से एक बैच इन बस्तियों में भेजा। हमारी सभी समस्याएं व्यावहारिक न थीं। कई बार हमारी संस्कृति ने हम तिब्बतियों को नई स्थितियों के अनुकूल होने से रोका है। मुझे याद है कि बालकुप्पे से उस यात्रा के दौरान शरणार्थी चिंतित थे कि जमीन साफ करने के लिए जलाई जाने वाली आग असंख्य छोटे जीवों व कीट पतंगों को मार रही है।
बौद्धों के लिए ये भयावह काम था क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि सिर्फ मानव जीवन ही नहीं बल्कि हर जीवन पवित्र है। कई शरणार्थी मेरे पास भी आए और कहा कि काम बंद कर दिया जाए। विदेशी सहायता एजेंसियों की सहायता से शुरू की कुछ परियोजनाएं भी इन्हीं कारणों से सफल नहीं हो सकीं। उदाहरण के लिए मुर्गी पालन तथा सुआ पालन की सभी योजनाएं विफल हो गई। दिक्कतों के बावजूद भी तिब्बतियों ने भोजन के लिए पशु उत्पादन के प्रति अनिच्छाई दिखाई है। इससे कुछ विदेशियों को व्यंग्य का मौका भी मिला कि तिब्बती मांस खा तो लेते हैं मगर खुद हासिल करने के अनिच्छुक हैं। इसकी बात जाने दे तो इन संस्थाओं द्वारा मिली सहायता से अधिकतर अन्य योजनाएं खूब सफल रही हैं और हमारे दोस्त इन अच्छे परिणामों को देखकर खूब खुश भी हुए हैं। औद्योगिक रूप से उन्नत देशों की मुफ्त सहायता से इन समर्थन के अनुभवों को देखकर सार्वजनिक जिम्मेवारी के मेरे विश्वास की पुष्टि हुई है। यह मुझे मानव विकास की कुंजी लगती है। सार्वजनिक जिम्मेवारी की इस भावना के बिना दुनिया का असंतुलित विकास ही हो सकता है। लोग जितना अधिक ये समझेंगे कि हम अकेलेपन के ग्रह पर नहीं रह रहे और यह भी कि अंततः हम सब भाई बहन ही तो हैं, तो इस बात की संभावना बढ़ेगी कि मानवता के एक अंश के बजाय सारी मानवता की तरक्की हो। कुछ लोग जो विदेशों से आए और जिन्होंने अपना जीवन शरणार्थियों के लिए समर्पित कर दिया, उनका अपना अलग स्थान है। उनमें एक था पोलैंड का एक यहूदी मॉरिस फ्राइडमैन। मैं उनसे 1956 में पहली बार उनकी एक पोलैंड की पेंटर साथी उमा देवी के साथ मिला था। वे भारतीय तौर तरीकों से अवगत होने के लिए इस उपमहाद्वीप में बस गए थे। जब हम निर्वासन में आए तो वे भी उन लोगों में से थे जिन्होंने हमें सहायता की पेशकश की। फ्राइडमैन, जो अब तक काफी वृद्ध हो चुका था, की शारीरिक दशा बड़ी कमजोर थी। उसकी कमर झुकी हुई थी और कमजोर नज़रों की कमी को पूरा करते मोटे चश्मे चढ़े थे। फिर भी उसकी पैनी नीली आंखें थीं और तेज दिमाग पूरी तरह सजग था। कई मौकों पर वह उत्तेजित हो जाता तथा उन परियोजनाओं के पक्ष में अड़ जाता जो पूर्णतया असंभव होती। लेकिन कुल मिलाकर उसकी सलाह, खासकर जो उसने चिल्ड्रंस होम की स्थापना के संबंध में दी, अमूल्य थी। उमा देवी, जो फ्राइडमैन जितनी बूढ़ी थी मगर उसका रुझान उससे ज्यादा था, ने भी हमारी जनता के लिए काम करते हुए शेष जीवन समर्पित कर दिया था। एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति था मिस्टर लूथी, जो स्विस रेड क्रॉस के लिए काम करता था। पाला, तिब्बती में पापा के नाम से मशहूर लूथी बहुत जीवट और ऊर्जावान व्यक्ति था। वह असली नेता था जिसने अपने अधीन लोगों से जमकर काम लिया। कुछ आरा मतलब तिब्बती उससे भय खाते थे और मुझे पता है कि उसके तरीकों के प्रति थोड़ा असंतोष भी था, मगर वास्तव में वह सबका प्यारा था। मैं उसे तथा उस जैसे अन्य लोगों को आदर से याद करता हूँ जिन्होंने मेरी जनता के लिए सख्त मेहनत, वह भी निस्वार्थ भाव से की। हम तिब्बतियों के लिए 1960 के दशक के शुरू में महत्वपूर्ण घटना थी 1962 का चीन भारत युद्ध। स्वाभाविक था कि युद्ध शुरू होने पर मैं बेहद उदास था, लेकिन इस उदासी में भय का भी समावेश था। उस समय पुनर्वास प्रक्रिया घुटनों के बल चल रही थी। लद्दाख और नेफा में कुछ सड़क निर्माण कैंप उस जगह के बिल्कुल पास थे जहां युद्ध छिड़ा हुआ था, सो उन कैंपों को बंद करना पड़ा। इस प्रकार मेरे कुछ लोग एक बार फिर शरणार्थी हो गए। जिस बात से हमें और भी उदासी हुई थी वो ये थी कि हमारे मसीहा भारतीयों का अपमान उन चीनियों द्वारा हो रहा था जो तिब्बती भूमि पर काबिज थे। शुक्र है कि युद्ध संक्षिप्त सा था, यद्यपि इसके अंत में दोनों तरफ से काफी लोग बिना किसी पक्ष के फायदे के मरे। चीन की नीति पर नजर डालते हुए नेहरू को कहना पड़ा कि भारत हमारे अपने ही बनाए मूर्खी के स्वर्ग में रह रहा है। जीवन भर नेहरू जी स्वतंत्र एशिया का स्वप्न देखा था जहां प्रत्येक देश का शांति से सहअस्तित्व हो। पंचशील समझौता एक दशक से कम समय में ही खाली कटोरा सिद्ध हो गया था, इस बात के बावजूद कि नेहरू जी ने इसे पालने पोसने के लिए क्या कुछ नहीं किया था। मैं पंडित नेहरू के साथ संपर्क में 1964 में उनकी मृत्यु होने तक रहा। नेहरू तिब्बती शरणार्थियों की दिक्कतों के प्रति काफी सजग थे, विशेषकर बच्चों में जिनकी शिक्षा को वे बहुत ज्यादा महत्व देते थे। कई लोग कहते हैं कि चीन भारत युद्ध ने उन्हें पस्त कर दिया। मैं सोचता हूं कि शायद वे ठीक कहते हैं। मैंने नेहरू को अंतिम बार उस वर्ष मई में देखा था,
जब मैं कमरे में घुसा तो मुझे वे गहरे मानसिक सदमे की अवस्था में लगे। उन्हें अभी कुछ समय पहले ही दिल का एक और दौरा पड़ा था और वो बहुत कमजोर तथा दुबले पतले दिख रहे थे। एक आर्मचेयर में प्रत्येक बाजू के नीचे ताकियों का सहारा लिए थे। मैंने उनमें तीव्र शारीरिक असुविधा के स्पष्ट लक्षणों के साथ साथ सघन मानसिक थकान पर भी ध्यान दिया था। हमारी मुलाकात छोटी सी थी तथा मैं भारी हृदय से विदा हुआ। बाद में उसी दिन वे देहरादून जाने के लिए रवाना हुए तथा मैं उन्हें हवाई अड्डे पर विदाई देने गया। जब मैं वहां पहुंचा तो उनकी बेटी इंदिरा गांधी से मिला, जिन्हें मैं वर्षों से तब से जानता हूं जब वह अपने पिता के साथ 1954 में बीजिंग गई थी। मैं पहले तो यही समझता रहा था कि वो उनकी पत्नी हैं। मैंने उन्हें बताया कि उनके पिता को इतने खराब स्वास्थ्य में देखकर मुझे काफ़ी अफसोस हुआ। मैं ये भी कह बैठा कि मुझे डर है कि मैंने उन्हें अंतिम बार देखा है। बाद में पता चला कि मैं सही था, क्योंकि 1 हफ्ते से कम समय में ही उनकी मृत्यु हो गई। दुर्भाग्यवश मैं उनके दाह संस्कार में शामिल नहीं हो पाया। इसके बजाय इलाहाबाद में 3 नदियों के संगम में उनके फूल बिखेरने में मैंने भाग लिया था। यह मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान था, क्योंकि इससे मैंने खुद को उनके परिवार का करीबी महसूस किया। उनके परिवार का एक सदस्य जो मैंने वहां देखा था वह थी इंदिरा। समारोह के कुछ समय बाद वह मेरे पास आई और सीधे आंखों में झांकते हुए उसने कहा था, आप सब कुछ जानते थे।